Dear learners, I welcome you to this module which will help you to understand the mechanism of enzyme action, enzyme kinetics and equation. As this is a very long topic, so we will have the first part of the lecture in which we will understand the mechanism of action of an enzyme catalyzed reaction, and in the second part we will understand the kinetics, what enzyme kinetics is and what is equation. So let us start with mechanism of enzyme action. First of all, in enzymology, we have to clear certain concepts. हमको mechanisms हम बहुत अच्छे से समझने के लिए पहले कुछ concepts को हमको clear करना पड़ेगा. सबसे पहले एंजाइम क्या है ये तो सभी जानते हैं कि एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है. मतलब लिविंग सेल में जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है. तो लिविंग सिस्टम का जो कैटलिस्ट होता है वो काफ़ी अलग होता है अगर आप उसको कंपेयर करते हैं एक केमिकल कैटलिस्ट से. वो कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म में. अगर आप किसी रिएक्शन को देखते हैं जिसमें कोई कैटालिसिस नहीं हो रहा है तो वो रिएक्शन जनरली स्लो होता है. स्लो रिएक्शन मतलब जिसकी गति बहुत धीमी है. गति किस संदर्भ में? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो गति है वो बहुत धीमी होती है. ऐसे रिएक्शंस की जिनमें कोई भी कैटलिस्ट नहीं होता और जो खुद से रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके सब प्रोडक्ट को बनाते हैं. अब हम देखते हैं कि जो एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, जो लिविंग सेल के अंदर कैटलिस्ट जैसे काम करते हैं, वो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अलग होता है. वो भी हमको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम मैकेनिज्म को समझेंगे. वो एनवायरनमेंट क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर जिनमें रिएक्शन हमको समझना है, वो न्यूट्रल पीएच पे ज़्यादा स्टेबल होते हैं मॉलिक्यूल्स. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे ही वो रिएक्शन होता है. और तीसरा है कि बहुत ज़्यादा एक्वस एनवायरनमेंट होता है. मतलब जहाँ रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एनवायरनमेंट. तो ये तीन चीज़ें हैं जो एक एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन को बहुत अलग तरह से उसका मैकेनिज्म काम करता है. क्यों? क्योंकि इन तीन पैरामीटर्स में ही उसको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. ये जो तीन रेस्ट्रिक्शंस हैं ये केमिकल रिएक्शंस में नहीं पाए जाते. जैसे अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं और आपको पता है कि उस रिएक्शन का पीएच अगर आप 9 रखेंगे तो वो रिएक्शन बहुत अच्छे से होगा, तो आप आराम से उसके पीएच को 9 कर सकते हैं. लेकिन लिविंग सेल में ऐसा कोई पीएच चेंज का ऑप्शन नहीं होता. वैसे ही आप देखते हैं कि बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत फास्ट हो जाते हैं. तो केमिकल रिएक्शंस या लैब में होने वाले रिएक्शंस में आप इन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल या मॉड्यूलेट या चेंज कर सकते हैं. जबकि सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी स्टेबल होता है और सारे रिएक्शंस, मतलब जितने अलग अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं सेल में, वो सारे रिएक्शंस इन्हीं एनवायरनमेंट में होते हैं विदाउट एनी स्पेशल चेंज फॉर अ स्पेशल रिएक्शन. तो अब आप समझ सकते हैं कि जब स्टैंडर्ड्स या जो एनवायरनमेंट है वो आपका बहुत सेंसिटिव है जिसमें उस रिएक्शन को आपको करना है और आपको उस रिएक्शन की गति को भी बढ़ाना है, मतलब बढ़ी हुई होती है एंजाइम्स के कारण. तो वो कैसे एक एंजाइम मैनेज करती है जब पीएच आपका काफ़ी स्टेबल है, आपके टेम्परेचर में कोई मॉड्यूलेशन नहीं है सेल के और बहुत सारा एक्वस एनवायरनमेंट है. तो ये तीनों जो एनवायरनमेंट के रेस्ट्रिक्शंस है एक सेल के अंदर जो कभी भी चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ऐसे कंडीशन में एक एंजाइम कैसे कैटलिस्ट जैसा काम करती है, यही मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है जो हमको समझना है. ये समझने के लिए आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि एक केमिकल रिएक्शन का जब हम मैकेनिज्म देखते हैं तो केमिकल रिएक्शन में हम हमेशा बात करते हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, उनको जब आप एनर्जी देते हो तो उनकी एनर्जी जब बढ़ जाती है तो वो आपस में टकराते हैं जिसको हम कोलिशन कहते हैं. और जितना ज़्यादा कोलिशन होता है उतना ज़्यादा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है. और ये जो कोलिशन होता है मॉलिक्यूल्स में, इसका ओरिएंटेशन भी बहुत प्रॉपर होना चाहिए तभी ये कोलिशन सक्सेसफुल होते हैं.
लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम एक केमिकल रिएक्शन के साथ डिफ़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एक तो उसके एनवायरनमेंट में रिस्ट्रिक्शन है और दूसरा कोलिशन जैसी कोई भी चीज़ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में पाई नहीं जाती है, जो केमिकल रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का। अब हमने क्योंकि केमिकल रिएक्शन और एंजाइम रिएक्शन को काफ़ी अलग एक दृष्टिकोण दे दिया है कि केमिकल रिएक्शंस में आप एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं, आपके पास स्पेस होती है, कोलिजन्स होता है, जो सक्सेसफुल कोलिजन्स होते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन आप जब एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो बहुत स्थिरता है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो जो रिएक्शंस है वो सारे उसी स्टेबल एनवायरनमेंट में होने हैं और जिसकी गति को एंजाइम को बढ़ाना है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, इसके कारण जो मैकेनिज्म है एक एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन का वो काफ़ी अलग होता है जब आप उसको एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से कंपेयर करते हैं। तो आइए अभी समझते हैं हम कि एक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको एक टर्म को समझना होगा जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। सेल के अंदर जब हम ये कहते हैं कि एन एंजाइम इज कैटलाइजिंग रिएक्शन, है ना, तो सबसे पहले एंजाइम की डेफिनेशन भी हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में हुई होंगी। एंजाइम इज अ मॉलिक्यूल विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शंस। हम एंजाइम के साथ कभी ऐसा नहीं कहते कि वो हमेशा गति को बढ़ाती है। एंजाइम जो है उसमें ये पावर होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को या गति को ऑल्टर कर सकती, चेंज कर सकती, जब ज़रूरत पड़े तब वो बढ़ाती है। और कुछ कुछ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जो गति को कम भी करती हैं, उसको मॉड्यूलेट भी करती हैं। तो ये जो एंजाइम होती, किसी भी प्रकार के एंजाइम में जिस जगह पे एक सबस्ट्रेट, यहाँ रिएक्टेंट जो होता है उसको यहाँ पे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, तो सबस्ट्रेट जो है वो एक पर्टिकुलर साइट पे जाके बाइंड होता है जो उस एंजाइम के काफ़ी अंदर की तरफ होती है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। और यही वो जगह है जहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है एंजाइम द्वारा। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर of an enzyme catalyzed reaction. This is the first thing which you have to understand, that in mechanism of enzyme catalyzed reaction, the first thing which you should understand is the active site. एक्टिव साइट वो जगह है एक एंजाइम मॉलिक्यूल के अंदर जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट बाइंड होता है और वहाँ सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम अपनी एक्टिविटी दिखा के उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। तो इट इज़ द बाइंडिंग साइट। और इसका जो विजुअल आप क्रिएट कर सकते हैं वो एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक गैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ सबस्ट्रेट जाके खुद को बाइंड करता है। और यही एक फीचर है जो एंजाइम को स्पेसिफिसिटी भी देता है। द एक्टिव साइट इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर इट्स सबस्ट्रेट। वो किसी भी सबस्ट्रेट को अलाउ नहीं करता है बाइंड करने के लिए, और अगर मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट बाइंड होता भी है तो भी वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के दौरान अगर एंजाइम को ये रियलाइज़ होता है कि वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं है तो वो टूट के वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम आते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो एडोल्फ वुड्स ने दिया था 1880 में, और ये जो है ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन और एलबी प्लॉट में भी ये अजम्पशन बहुत ज़रूरी है। इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके डायरेक्ट प्रोडक्ट कभी नहीं देती है, वो एक इंटरमीडिएट बनाती है जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये देखिए, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट पे अपनी एक्टिविटी दिखा के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, तो फिर ये बन जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, जो फिर बाद में टूट के एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रही है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेप उन्होंने रियलाइज़ किया, ये सबसे पहले वुड्स ने 1880 में प्रपोज किए थे, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट असम्पशन था for all the understanding of mechanism of enzyme substrate reactions. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम बहुत कॉमनली डिनोट करेंगे। ई का मतलब होता है एंजाइम, एस का मतलब होता है सबस्ट्रेट, और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। और ई एस और ई पी जो है वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं
ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्सेस टूट के बाद में प्रोडक्ट बनाते हैं. So this is the main reaction of an enzyme, mechanism of enzyme catalyzed reaction. Okay. अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पे कि एक एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलके आखिरकार कैसे प्रोडक्ट बनाता है. और इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि ना टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है, ना पीएच में कोई चेंज हो रहा है. कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज नहीं करते हुए भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को, मतलब उसके अपने सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है. तो उसके लिए सबसे पहले हमको कुछ टर्म्स को समझना होगा. ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि जब एक सबस्ट्रेट रिएक्शन के लिए तैयार है तो उसके पास कितनी एनर्जी कंटेंट है, कितना फ्री एनर्जी कंटेंट है, उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट. ठीक है. एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है जब किसी सबस्ट्रेट को एनर्जी प्राप्त होती है बाहर से और अब उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण वो जो सबस्ट्रेट है वो थोड़ा सा रिएक्टिव हो जाता है या थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट. जब भी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोई भी स्पीशीज़ बनती है जो थोड़ी सी टेम्पररी है, जो थोड़ी सी ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट मतलब अनस्टेबल है, उसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट. सो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का एग्जांपल जैसे ES कॉम्प्लेक्स है, EP कॉम्प्लेक्स है, जो अभी हमने समझा, वो सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं. ठीक है. अब एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को जब बहुत ध्यान से पढ़ा गया तो देखा गया कि कोई भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप नहीं होता. मतलब ऐसा नहीं होता है कि सबस्ट्रेट जो है वो डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट दे रहा है, ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली आपको पायरोवेट दे रहा है ग्लाइकोलिसिस में. ऐसा नहीं होता. उसमें बहुत सारे मल्टी स्टेप छोटे छोटे रिएक्शंस होते हैं. तो ये जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस रहते हैं, इन सारे रिएक्शंस में से रेट को कौन कंट्रोल करता है? वो स्टेप कंट्रोल करता है जो स्टेप के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. मतलब एक ऐसा स्टेप उस रिएक्शन के सीरीज़ में जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी है, जिसके कारण वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए या एक्टिवेट हो पाए, वो स्टेप को हम क्या कहते हैं? रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं. अब हम आते हैं एक टर्म पे, इक्विलिब्रियम. अब जब रिएक्शन शुरू होता है तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज इन इक्विलिब्रियम विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब जब रिएक्शन शुरू होता है तो द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट slowly goes on decreasing and the amount of product slowly goes on increasing when the reaction proceeds. तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों के कॉन्सेंट्रेशन से एक इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं, तो फिर मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशंस उनके इक्वल हो गए हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब हम आते हैं द मेन की वर्ड ऑफ दिस मैकेनिज्म, दैट इज रेट ऑफ इक्वेशन. जो रेट इक्वेशन होती है किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की, वो डिपेंड करती है कितना अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है. किसी भी रिएक्शन में जो फॉरवर्ड दिशा में जा रहा है, उस रिएक्शन की जो वेलोसिटी है या उसकी जो गति है, जिसको हमने यहाँ पे V से डिनोट किया है, वो किस पे डिपेंड करती है? उसका जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है. तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गति किस पे निर्भर करेगी? अल्टीमेटली गति निर्भर करती है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है उस रिएक्शन का, उसी पे गति का निर्धारण होता है. अब हम आते हैं कुछ एनर्जीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की जो बहुत ज़रूरी है मैकेनिज्म को समझने के लिए. नाउ सी हियर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दिस ग्राफ. ओके, ये ग्राफ जो है ये आपको बता रहा है एक रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट जो है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते समय ये बीच के सारे स्टेप्स हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. और ये जो है ये एनर्जी के टर्म्स में है कि जब सबस्ट्रेट प्रोग्रेस कर रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उस प्रोग्रेस के दौरान उसके एनर्जी कंटेंट में क्या चेंज आता है वो आपको ये लाइन बता रही है. तो ये जो G है ये एक्चुअली गिब्स एनर्जी है. थोड़ा सा हमको केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा. गिब्स फ्री एनर्जी हमने पढ़ी है.
तो गिब्स एनर्जी में डेल्टा जी जो होती है दैट इज़ द डिफरेंस इन द फ्री एनर्जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अब हम समझते हैं, सबसे पहले हम एक ये ब्लैक लाइन लेते हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन का ग्राफ है ये ना अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए है। ये देखिए अनकैटलाइज्ड मतलब जहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट नहीं है, और ये जो सबस्ट्रेट है ये बिना किसी कैटलिस्ट की मदद के ये पूरा इतना एनर्जी इसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी मिलने के बाद ये इस पॉइंट पे आया जहाँ पे इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाईएस्ट था। उसके बाद वो फिर प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ, और प्रोडक्ट में एनर्जी कितनी है, टोटल कितनी है, इस लेवल पे आके एनर्जी। तो आप देखिए सबस्ट्रेट में जो फ्री एनर्जी है उससे प्रोडक्ट बनने की जो फ्री एनर्जी है वो कम है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर आपको ये जो दिख रहा है ये एनर्जी डिफरेंस किसमें है, प्रोडक्ट में और सबस्ट्रेट में। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये अनकैटलाइज्ड है, मतलब यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट नहीं है। तो ये जो एनर्जी लग रही है सबस्ट्रेट को ग्राउंड स्टेट से एक्टिवेटेड स्टेट में लाने के लिए वो कितनी है, इस डेल्टा जी के बराबर है। तो यू कैन सी हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टू बी गिवन टू द सबस्ट्रेट सो दैट इट कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर। इसको हम कहते हैं एनर्जी बैरियर। जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के बाद वो इस बैरियर को क्रॉस करता है तब जाके वो प्रोडक्ट को बना पाता है। अब हम आते हैं एक एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन में। सेम एग्जांपल है लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है उसको आपने एंजाइम दे दी। तो एंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके पहले एक एंजाइम सबस्ट्रेट स्टेट में आया, फिर एक एंजाइम प्रोडक्ट स्टेट में आया, और फाइनली उसने प्रोडक्ट बना दिया। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी एनर्जी चेंजेस हो रही हैं वो इस लेवल से ऊपर नहीं हो रही, मतलब मैक्सिमम एनर्जी जो लग रही है एक एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन को वो सिर्फ इतनी है, और केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी लग रही है वो इतनी ज़्यादा। सो डेल्टा जी फॉर केमिकल रिएक्शन इज मच मच मोर देन द डेल्टा जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। ओके, अब सवाल उठता है ऐसा क्यों, वाई इज that an enzyme catalyzed reaction requires very less amount of energy so that the substrate can cross the energy barrier and can get converted into product। उसका जो आंसर है वो है डेल्टा जीबी। डेल्टा जीबी मतलब होता है फ्री एनर्जी बाइंडिंग के लिए जो है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है तो वो सबस्ट्रेट को एक पर्टिकुलर साइट पे अपने साथ अटैच करके रखता है विद द हेल्प ऑफ नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो जब सबस्ट्रेट ठीक से बाइंड हो जाता है तो एंजाइम को बहुत कम एनर्जी लगती है उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो बहुत स्टेबल हो जाता है बाइंडिंग के बाद। जबकि अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में क्या होता है, सबस्ट्रेट्स जो है वो अनस्टेबल है, उनको बहुत ज़्यादा जब आप एनर्जी देंगे तब वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करके और वो प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कोई सबस्ट्रेट के ऊपर स्टेबिलिटी या ऐसा कोई भी एक्शन नहीं होता है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है एक एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन में, that is responsible for lowering the energy required for an enzyme substrate reaction to get converted into product। तो अब हम ये देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं, मतलब फेवरेबल है कि नहीं, वो डिपेंड करता है उसके डेल्टा जी से। तो अगर सबस्ट्रेट का जो एनर्जी है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट बनने के बाद जो एनर्जी है वो कम है, मतलब दोनों की एनर्जीज को जब हम माइनस करेंगे तो जो आपको आंसर डिफरेंस जो एनर्जी में मिलेगा वो अगर नेगेटिव वैल्यू मिलती है, इसका मतलब है कि वो जो रिएक्शन है वो फेवरेबल रिएक्शन है। लेकिन इसका ये मतलब कहीं भी नहीं है कि वो रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट होगा। रिएक्शन होगा लेकिन उसकी गति से उसका कोई भी संबंध नहीं है। अब हम आते हैं ये एक सेकेंड रिएक्शन जो सिर्फ आपका केमिकल रिएक्शन है और जिसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है। तो इस रिएक्शन में देखिए सबस्ट्रेट जो है ये है उसका एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़रूरी है उस सबस्ट्रेट को अटेन करने के लिए ताकि वो जाके उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करे और फिर वो प्रोडक्ट में फॉर्म करे। हालांकि यहाँ भी देखिए जो एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट है वो ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम है,
और इसीलिए डेल्टा जी नेगेटिव है और इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये फेवरेबल है। लेकिन फेवरेबल है मतलब ये रिएक्शन हो सकती है, लेकिन उसकी गति बहुत अच्छी होगी, इसका उसके साथ कोई भी संबंध नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है डेल्टा जी, ये जो मार्क यहाँ बना हुआ है ये ट्रांजिशन स्टेट के लिए। ट्रांजिशन मतलब नए बॉन्ड्स का बनना, पुराने बॉन्ड्स का टूटना, ये सारी चीज़ें जो होती, पोजीशन चेंज होना फंक्शनल ग्रुप्स की, ये सारी चीज़ें जो होती है ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। तो जो डेल्टा जी सबस्ट्रेट है वो जब प्रोडक्ट दे रहा है तो उसमें कितना एनर्जी लग रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है। और जब वो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट वापस मतलब उल्टा रिएक्शन होने की संभावना कितनी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी लग रही है जो लिटरली बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनना ज़्यादा फेवरेबल है। ये किस कंडीशन में हो रहा है, जब हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है। अब हम आते हैं कैटेलाइज्ड और अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन की तरफ। जैसे पहले वाले डायग्राम में मैंने बताया था आपको, वैसे ही देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो है उसमें एनर्जी बहुत कम लग रही है अगर एंजाइम इन्वॉल्व है तो, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट अनकैटेलाइज्ड है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है अगर कैटलिस्ट नहीं है तो। So from the above diagrams, I think it is clear that the amount of energy required for an enzyme catalyzed reaction is much less when compared to a reaction in which catalysis or enzyme is not involved. Okay. तो ट्रांजिशन स्टेट जो है उसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है इंटरमीडिएट से। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो इंटरमीडिएट्स है, और ट्रांजिशन स्टेट मतलब वो सारे फेजेस जिसमें केमिकली वो सबस्ट्रेट खुद को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट में और जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो इसीलिए इंटरमीडिएट एक अलग चीज़ होती है और ट्रांजिशन स्टेट जो है वो अलग होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में मेनली क्या क्या होता है, जैसे पहले ही मैंने आपको बताया, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है, चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जो टेम्पररी होती हैं, जिनमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट्स। तो ट्रांजिशन स्टेट में आने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एक मॉलिक्यूल को ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट में आने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम ई कहते हैं या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब हम आते हैं इसके मेन मैकेनिज्म पे। ये की सेंटेंस है इस पूरे लेक्चर का कि एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस में एंजाइम का मैकेनिज्म क्या है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है जब एंजाइम किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और इसीलिए वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। मतलब व्हाट इज द प्रिंसिपल मैकेनिज्म? The principal mechanism is lowers the activation energy of the substrate so that at less amount of energy a substrate can very easily be into product. Okay, so see over here, the activation energy has been lowered at this level and therefore it can be easily converted into a product. And in an uncatalyzed reaction, the activation energy barrier has to be crossed and then the product formation takes place. So the amount of activation energy is the main key point where the enzyme attacks, and it lowers the activation energy so that within a very less amount of energy at a given temperature, at a given pH, an enzyme easily converts the substrate into the product. अब ये जो मैकेनिज्म हमने अभी समझा, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए दो मॉडल्स प्रपोज किए गए थे। यहाँ पे ECR का मतलब है एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो सबसे पहला मॉडल जो प्रपोज किया गया था वो था लॉक एंड की मॉडल, और लॉक एंड की मॉडल में ऐसा माना गया है, मतलब ऐसा अजम्पशन किया गया है कि जैसे मान लीजिए ये है आपकी एंजाइम और स्पेसिफिसिटी है, इसलिए ये है सबस्ट्रेट। तो इसमें ये माना गया है कि ये सबस्ट्रेट है, दिस इज एन एंजाइम एंड दिस इज एन सबस्ट्रेट, दिस विल फॉर्म, now let us make the substrate with some other color. So
the substrate will perfectly bind because it is complementary and there is substrate specificity. So this is the enzyme substrate complex, which then gives this is the product plus the enzyme remains unaltered. ये बहुत खास बात है कि जो एंजाइम है वो बिना चेंज हुए वो रिएक्शन होने के बाद निकल जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो थियरी प्रपोज की गई थी, इस थियरी में उन्होंने दो चीज़ें एक्सप्लेन की कि एंजाइम जो है उसका स्ट्रक्चर रिजिड है और फिक्स्ड है और उसमें एक फिक्स साइट होती है और वो साइट जो है वो अलाउ करती है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को उसको बाइंड करने के लिए। तो बाइंड करने के बाद एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है जो स्पेसिफिसिटी को एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है और फिर ये एंजाइम इस पर एक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाती है और जो एंजाइम है वो खुद वैसी की वैसी बाहर अनऑल्टर्ड बाहर आ जाती है। ये जो मॉडल था ये बहुत अच्छे से इसने स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन किया, लेकिन ये मॉडल जो है ये कह रहा था कि जो एंजाइम है इट इज़ कंपेरेबल टू अ लॉक and the substrate is comparable to a key. As a key is specific for a lock, in the same way substrate is specific for the enzyme. लेकिन ये मॉडल को रिजेक्ट किया गया, क्यों? क्योंकि इस मॉडल में रिजिडिटी थी और रिजिडिटी के बेसिस पे ये मॉडल जो है इट वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट वाज फाउंड दैट enzymes are not rigid molecules, they are very flexible molecules because they are proteins. Now we come to the second model, that is induced fit model. Induced fit model में उन्होंने क्या किया कि this was proposed by Fisher and the previous model lock and key model was proposed by Koshland. तो फिशर ने क्या किया, ये कहा कि क्योंकि प्रोटीन एक फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल है तो वो एक रिलैक्स्ड कन्फॉर्मेशन में रहता है, एंजाइम जो है वो एक रिलैक्स कन्फॉर्मेशन में रहती है और जब उसके पास सबस्ट्रेट अप्रोच करता है, से फॉर एग्जांपल दिस इज द सबस्ट्रेट व्हिच इज अप्रोचिंग, ओके, एज दिस सबस्ट्रेट अप्रोचेस टुवर्ड्स द एंजाइम changes so that now the conformation of the enzyme is such that it binds to the substrate nicely and it easily fits into the enzyme. So here in this case this is the enzyme. So you see the name induced fit model. Okay, तो ये this model, ये model क्या समझाता है कि जैसे ही substrate जो है वो enzyme के पास आता है, substrate induces a change in the एंजाइम स्ट्रक्चर. देखिए यहाँ पे एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक चेंज इंड्यूस हुआ और उस चेंज के कारण सबस्ट्रेट वेरी नाइसली बाइंड्स टू द एंजाइम एंड फॉर्म्स एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड फाइनली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ, say for example this is the product and the enzyme comes out of the reaction unaltered, right? So this is called as induced fit model and it's very well explained two things. The first thing was the flexibility of the enzyme and the second thing was specificity for binding with the substrate. Okay, so these two characters, because they were very nicely explained and it was found experimentally also that the enzyme molecules are very flexible protein molecules, therefore induced fit model was accepted. So with this we complete the mechanism of enzyme action. I hope this module has helped you to understand the mechanism, and also the two models are very important for the mechanism of enzyme action. In the next part of this lecture, that is part 2, you will have the concept of enzyme kinetics as well as the Michaelis-Menten equation, which is very big milestone in the enzyme kinetics. Thank you.